Hello students, welcome back to the amazing platform of NCRT वाला and this is your यशिका मैम और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 फॉर द सेम चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप रिवाइज करके आए होगे, बट बिकॉज बिना रिवाइज करके आने का तो जेनेटिक्स में मतलब ही नहीं बनता है। नहीं किया है तो मैम हमेशा की तरह यही बोलेंगे, पॉज करिए, जाइए रिवाइज करिए, फिर आकर के पढ़िए, अदरवाइज डू नॉट कंटिन्यू इट विदाउट रिविजन एंड ट्रस्ट मी एंड आई एम वेरी सीरियस विद दिस नोट। ओके, पिछले क्लास में मैम ने आपको पढ़ाया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का क्या इंपॉर्टेंस था, क्योंकि उससे उस टाइम तक क्रोमोसोम्स, जब मेंडल जी ने अपना काम किया था तो क्रोमोसोम्स के बारे में पता नहीं था, तो जीन्स के बारे में क्या ही पता होगा। और मेंडल जी वैसे भी जीन वर्ड इस्तेमाल नहीं करते थे, वो फैक्टर वर्ड इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए और यही सारे उनके बन गए थे ड्रॉबैक। मैथ्स को यूज करना ड्रॉबैक, कम्युनिकेशन सोशल मीडिया ना होना ड्रॉबैक, ठीक है, फिजिकल प्रूफ ना दे पाना ड्रॉबैक, उनका स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट जैसे कॉन्सेप्ट यूज करना उनका ड्रॉबैक था। मियोसिस मेटोसिस क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी ना हो पाए उस टाइम तक, वो उनका ड्रॉबैक था। इसी वजह से मेंडल जब तक जिंदा थे दैट वाज नॉट एट ऑल, वो उनका काम ना नोटिस हुआ, ना उनका काम किसी ने अप्रिशिएट किया, एंड बहुत सारे रीजंस हमने पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, जिसमें हमने बात किया था जीन्स और का बिहेवियर क्रोमोसोम्स की तरह बिल्कुल सिमिलर है, पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं, जिसका हमने प्रूफ भी देखा था। वैसे तो प्रूफ मैंने ड्रॉ कर करके दिखाए थे, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो टीएच मॉर्गन जी ने दिया। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक दो तीन क्वेश्चन करने का तरीका पढ़ा था डायहाइब्रिड क्रॉस रिलेटेड, और मैम ने आपको एक होमवर्क दिया है ना। क्या था वो होमवर्क? वो होमवर्क ये था बेटा, आपको अंतर छांटने थे, ठीक है, और बताना था कॉलम ए क्रोमोसोम है या कॉलम बी क्रोमोसोम है। अगर आप सोचोगे मैम अभी तो आपने कहा था पिछले क्लास में कि क्रोमोसोम और जीन तो एक ही तरह बिहेव करते हैं, तो हम कैसे बता लें? देखो, अगर तुम पहला और दूसरा पॉइंट दोनों में देखोगे सेम सेम है, क्योंकि जीन्स भी पेयर में एग्जिस्ट करता है सोमैटिक सेल या डिप्लॉयड सेल में, और क्रोमोसोम भी। यहाँ पर जब जब गैमीट बनता है क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट कर जाता है, जीन भी सेग्रीगेट कर जाता है। तो पहले और दूसरे पॉइंट के देखोगे ना, तो तुम नहीं पहचान पाओगे इसमें से कौन क्रोमोसोम है और कौन जीन है। अंतर तुम्हें पता चलता है थर्ड पॉइंट से, जहां पर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट करेंगे इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये बात क्रोमोसोम के लिए कही गई है। ये बात किसके लिए कही गई है बेटा? ये बात क्रोमोसोम के लिए कही गई है। बट क्रोमोसोम पर क्या लगे होते हैं? बहुत सारे जीन्स। और जब बहुत सारे जीन्स क्रोमोसोम पर लगे होते हैं, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम सारे जीन्स के सेग्रीगेशन की इंडिपेंडेंटली बात करें। वहां पर हम हर एक जीन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि उनका सेग्रीगेशन दूसरे जीन से इंडिपेंडेंट है या नहीं, क्योंकि अभी आप पढ़ने वाले हो बेटा लिंकेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी आप क्या पढ़ने वाले हो बेटा? लिंकेज का कॉन्सेप्ट। और लिंकेज के कॉन्सेप्ट में आप देखोगे कुछ ऐसे जीन्स होते हैं उनमें इतना प्यार होता है बेटा कि वो कंप्लीटली लिंक्ड होते हैं, तो कहाँ से सेग्रीगेशन शो करेंगे? है ना। तो और ऐसे बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं जो कंप्लीटली लिंक्ड हो, है ना। तो जब हम जीन्स की बात करेंगे तो हम एक एक जीन का ले लेकर के बताते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा, यानी अगर ओवरऑल लिखा हुआ है तो यू कैन सिंपली से वो क्रोमोसोम, जैसे हमारे पास 46 पेयर्स है बेटा, सारे क्रोमोसोम जोड़े में है, सेग्रीगेशन होगी तो 23 एक सेल में पहुंच जाएंगे, 23 एक सेल में पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट हमारे पास 30,000 जीन्स हैं, एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स हैं, इसका मतलब, है ना। तो जीन्स के रिस्पेक्ट में हम एक एक पेयर की बात करते हैं, क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में हम इंडिपेंडेंट बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज फॉर क्रोमोसोम एंड दिस कॉलम इज फॉर जीन। ओके, अब जैसा कि आपको मैम ने एक चीज बताया, यहाँ पर हम अब पढ़ने वाले हैं अबाउट लिंकेज। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? एनसीईआरटी की हेडिंग के हिसाब से उस हेडिंग को हम बोलते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन वर्ड तो आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन वर्ड आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कब बताया था? जब मैम ने आपको बेटा 9:3:3
3:1 बताया था। किसमें बताया था बेटा? ये फिनोटिपिक रेशियो था। किसका फिनोटिपिक रेशियो था बेटा? डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो था। तो मतलब फिनोटाइप्स के बारे में बताया था। तो 9 कैसे आए थे बेटा? 9 आए थे राउंड एंड येलो, है ना। 3 क्या आते हैं? एक सेकेंड, अच्छा नहीं बना है ना। 9 क्या आए थे बेटा? राउंड एंड येलो, ठीक है। 3 क्या आए थे? 3 क्या आए थे? रिंकल्ड एंड येलो। फिर 3 कैसे आए थे? राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। और 3 कैसे आए थे बेटा? 3 कैसे आए थे? रिंकल्ड एंड ग्रीन। सॉरी, एक कैसे आया था? रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये क्या है? 4 प्रकार के फिनोटाइप, और ये हमारी रेशियो देते हैं 9:3:1। तो याद करो, राउंड एंड येलो तो पेरेंटल जैसा था। खोल करके बैठो कॉपी बेटा, रिवाइज करके आए हो तो बहुत बढ़िया बात है, रिवाइज करके आए हो तो भी कॉपी खोल करके बैठिए, ज्यादा क्लियर होगा। एक क्या था? ये भी पेरेंटल टाइप था। तो याद करो, मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था कि डाइहाइब्रिड में कितने पेरेंट्स हैं? तो 9 + 1 10। 10 ऐसे हैं, 10 फिनोटाइप ऐसे हैं जो हमारे पेरेंटल टाइप हैं। और ये दोनों कहाँ से आ गए बेटा? ये तो हमने लिया ही नहीं था, ठीक है। ऐसे पेरेंट्स लिए थे? नहीं। पेरेंट्स जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे, गैमीट वगैरह बनाने की तैयारी कर रहे होंगे, मियोसिस जब कर रहे होंगे, तो हुई होगी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर 11th क्लास से पढ़ा है, सेग्रीगेशन होती, एक्सचेंज होता है जीन्स का, ठीक है। तो राउंड के साथ कौन आ गया? रिंकल्ड वाला एक्सचेंज हो गया। और ग्रीन के साथ कौन सा वाला एक्सचेंज हो गया कैरेक्टर? राउंड वाला, है ना। तो ये क्या बनते हैं हमारे? ये हमारे बनते हैं रिकॉम्बिनेंस। तो रिकॉम्बिनेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? जो पेरेंट जैसे नहीं है, नॉन पेरेंटल जीन। तो फिनोटाइप में रिकॉम्बिनेंस, रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप कितने बनते हैं? 3 + 3 6, ये लिखवाया था, है ना। तो ये होता है रिकॉम्बिनेंस का मतलब। तो रिकॉम्बिनेंस क्या हो गया बेटा? नॉन पेरेंटल, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये किसकी वजह से होता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और आपको मिलता क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन? रिजल्ट इज रिकॉम्बिनेंस, रिजल्ट इज रिकॉम्बिनेंस, ठीक है। तो हमने रिकॉम्बिनेशन का मतलब तो समझ लिया। अब साथ में लिंकेज का मतलब क्या है वो भी समझ ले। लिंकेज का मतलब क्या है? लिंक होना, जुड़ा हुआ होना, एसोसिएटेड होना, ठीक है। तो लिंकेज को मॉर्गन जी ने कैसे डिफाइन किया था? मॉर्गन डिफाइंड लिंकेज एज, Morgan defined linkage as physical association, physical association of two genes, दो जीन्स कितने ज्यादा आपस में एसोसिएटेड हैं, उसको क्या बोल रहे हैं बेटा? हम लिंकेज बोल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये जो फिनोमिना है लिंकेज का, ये एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ independent assortment, exception to the law of independent assortment, ठीक है। दैट मीन्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ना डोमिनेंस वाला लॉ यूनिवर्सल था बेटा, ना ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल तो वो जो हर जगह चले, जैसे डॉलर, ठीक है। किसी भी कंट्री में चले जाओ, सिर्फ ऐसा नहीं कि यूएस में ही चलेगा। यू गो टू एनी कंट्री, यू गो टू दुबई, यू गो टू एनी अदर कंट्री, यूरोप चले जाओ, you can take dollar with yourself. Dollar is a universal currency.
ठीक है, हर जगह चल जाएगी, बट ऐसी कुछ करेंसी है ना जो हर जगह नहीं चलेगी। अब हमें जैसे कहीं जाना है तो हम फटाफट डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं पैसे, क्योंकि हमारी करेंसी हर जगह थोड़ी चलती है। कहाँ चलती है? इंडिया में चलेगी। बाहर तो हमें डॉलर लेके जाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारी कंट्री, हमारी करेंसी इज नॉट ए यूनिवर्सल थिंग, है ना। सिमिलरली ना ये यूनिवर्सल है ना लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ का एप्लीकेबल नहीं होता, वो हम सारी चीजें देख चुके हैं। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, वहां वहां एप्लीकेबल नहीं होगा जहां ये फिनोमिना चलता है, दैट इज लिंकेज। अब जैसे कि मेंडल जी ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया ही क्यों? मेंडल जी ने, आप थोड़ा सा सुनना ध्यान से, मेंडल जी ने काम किया था किस पे बेटा? मटर पर। मटर पे कितने क्रोमोसोम होते हैं? 7 क्रोमोसोम। ठीक है, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रोमोसोम बना लिया। और मेंडल जी ने कितने कैरेक्टर्स पे स्टडी किया था? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर पे स्टडी किया था? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो 7 क्रोमोसोम्स थे और 7 कैरेक्टर्स थे। आपको पता है दी 7 कैरेक्टर्स विल बी कंट्रोल्ड बाय 7 जीन। एंड एज यू नो बेटा, जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पर। तो आपके पास 7 जीन हैं और आपके पास 7 क्रोमोसोम है। अब मेंडल जी को ये तो पता ही था। तो मेंडल जी को क्या लग रहा था कि ये जो 7 जीन्स है ये 7 क्रोमोसोम्स में मौजूद है। मतलब एक जीन यहाँ मौजूद है, दूसरी जीन यहाँ, तीसरी जीन यहाँ, चौथी जीन यहाँ, पांचवी जीन यहाँ, छठी जीन यहाँ, सातवीं जीन यहाँ। सबका कमरा अलग है। तो सबका कमरा अलग है तो कौन किस कमरे में क्या कर रहा है हमें क्या लेना देना। जैसे मान लो बेटा तुम लोग घूमने जा रहे हो, यू आर 7 फ्रेंड्स, 7 फ्रेंड का एक ग्रुप है, दे आर गोइंग टू गोवा। गोवा में उन्होंने एक एयरबीएनबी लिया, ठीक है, 7 कमरों वाला। तो ऐसा भी हो सकता है वहां जाते ही आप कितनी भयंकर आपस में सबकी ऐसी लड़ाई हुई, सबने अपना एक एक कोना पकड़ लिया, एक एक कमरा पकड़ लिया, 7 लोग 7 अलग अलग कमरे में जाकर के बैठ गए। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब दूसरा अपने रूम में क्या कर रहा है? बत्ती बंद कर रहा है, गाने बजा रहा है, तुम्हें कोई फर्क है पड़ रहा है? नहीं। तीसरा अपने रूम में क्या कर रहा है? चौथा वाला अपने रूम में क्या कर रहा है? पांचवा, क्योंकि सबने अपना अलग अलग कमरा ले लिया है। तो मेंडल जी को भी ऐसा ही लगा था कि सातों के सातों जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स पर हैं। इस जीन को इससे कोई लेना देना नहीं है, इस जीन को इससे कोई लेना देना नहीं, सब इंडिपेंडेंट है। दे आर नॉट डिपेंडेंट। बेटा डिपेंडेंसी कब आती है? डिपेंडेंसी तब आती है जब तुम एक ही कमरे में हो। किसी का लाइट बंद करोगे तो बोले लाइट मत बंद करो यार, अभी मैं पढ़ रही हूँ। सो रहे होगे, जैसे हॉस्टल्स में होगा, सो रहे होगे तो कोई गाना बजा दिया, गाना मत बजाओ यार, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो जब तुम लोग 2 लोग एक साथ एक कमरे में रहते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है एक दूसरे का, बिकॉज तुम दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, है ना। लेकिन यहाँ पर तो कमरा ही सेम नहीं है, यहाँ पर तो क्रोमोसोम ही सेम नहीं है, तो आर दे डिपेंडेंट? नो, दे आर नॉट डिपेंडेंट। तो मेंडल जी ने बेटा ऐसा एज्यूम किया था, मैं ये नहीं कह रही उनकी बात सही है, मेंडल जी ने ऐसा एज्यूम किया कि 7 जीन 7 अलग अलग क्रोमोसोम पर है। एंड बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन, इस एजम्पशन पर बेस्ड इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे दी इन्होंने असॉर्टमेंट, कुछ नहीं कर सकते, ये फिनोमिना इन्होंने दे दिया। बट बाद में क्या पता चला, ऐसा होता है बेटा कि एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लो ये क्रोमोसोम बनाया, इसी क्रोमोसोम पर जीन एक्स मौजूद है, इसी क्रोमोसोम पर जीन वाई मौजूद है और इसी क्रोमोसोम पर जीन जेड मौजूद है। तो आप खुद देख सकते हो ये तीनों के तीनों जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये तीनों के तीनों दोस्त दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रूम। ठीक है, जैसे आपके पास देखो बेटा 2 ऑप्शन हो सकती है। क्या ऑप्शन हो सकती है कि आप जो विला लिए हो 7 कमरों का, 7 दोस्त, हो सकता है सातों के सातों अलग अलग हो, या हो सकता है एक ही कमरे में सारे के सारे हों,
हो सकता है 7 फ्रेंड 4 ही कमरा ऑक्यूपाई किए हों, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है ना। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि अगर 7 जीन्स हैं तो अलग अलग ही मौजूद होंगे। नहीं, हो सकता है 2 जीन्स एक साथ एक क्रोमोसोम पर हो सकता है 3 जीन एक साथ एक क्रोमोसोम पर हो। और जब 2 जीन्स एक साथ एक ही कमरे में होंगे, 2 जीन्स एक ही साथ एक ही क्रोमोसोम पर होंगे, ठीक है, तो वो एक फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं जिनका नाम होता है लिंकेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो जीन्स हैं ये सारे के सारे दे आर प्रेजेंट ऑन दी सेम क्रोमोसोम, ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन दी सेम क्रोमोसोम। पहले डेफिनेशन समझना, ठीक है। जो जीन्स, ठीक है, जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जीन्स को क्या बोलते हैं बेटा? लिंक्ड जीन्स। ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स, ठीक है। अगर मान लो यहां पर जीन 1 है और यहां पर जीन 2 है, जीन 1 क्रोमोसोम 1 पर मौजूद है फॉर एग्जाम्पल, जीन 2 क्रोमोसोम 2 पर मौजूद है, तो क्या जीन 1 जीन 2 लिंक जीन्स है? नहीं। लिंक जीन्स होने के लिए बेटा क्रोमोसोम सेम होना जरूरी है। यहां पर क्रोमोसोम दोनों का अलग अलग है। तो जीन 1 जीन 2 क्या है? जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तो ये जीन्स क्या कहलाएंगे बेटा? इन जीन्स को बोलोगे नॉन लिंक्ड जीन्स, नॉन लिंक्ड जीन्स, ठीक है। जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स। अब ये समझने वाली बात है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ फॉलो होती है विदाउट एक्सेप्शन, इस वाले केस में या इस वाले केस में? कहां पर चलनी चाहिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? लिंक जीन्स में या नॉन लिंक जीन्स में? नॉन लिंक जीन्स में। इन दिस केस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आप पूरा लिखोगे बेटा, आप टीचर नहीं हो, आप स्टूडेंट हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग, so you will not use the abbreviated version, you will write completely law of independent assortment is applicable, ठीक है, क्योंकि ये जीन इंडिपेंडेंट है, सेग्रीगेट कर जाएगा। ये जीन भी, इसको इससे लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन करेगा। लेकिन यहां पर ये इससे चिपका हुआ है क्योंकि सेम क्रोमोसोम पर है, ये इससे चिपक गया है, फिजिकल एसोसिएशन सेम क्रोमोसोम पर है। तो यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल प्रॉपरली, ठीक है। तो हमने यहाँ पर समझा लिंक जीन्स क्या होते हैं, नॉन लिंक जीन्स क्या होते हैं, और इसी जीन्स के फिजिकल एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज के। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? अच्छा, अब लिंकेज के ना कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लिंकेज। जैसे सुनना ध्यान से, कुछ कंडीशंस बनाते हैं। जैसे मान लो एक कंडीशन है ये, कंडीशन क्या बताना, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ बेटा। 2 प्रकार के लिंकेज आपको पढ़ने हैं। एक होता है बेटा इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, और एक होता है बेटा कंप्लीट लिंकेज। क्या होता है? कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? ये देखो, इनकम्प्लीट में मान लो, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा, मैं ABCD का समझाती हूँ बच्चों को। ठीक है, मैंने जीन्स लिख दिए। अब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगी, यहाँ पर भी जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम रिकॉम्बिनेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम रिकॉम्बिनेशन होता है। दैट मीन्स अब तुम्हें इससे रिकॉम्बिनेंस मिले, ठीक है। पहली बात, क्रॉसिंग ओवर को बचपन में मतलब 11th क्लास से पढ़ा होगा, एक्सचेंज बिटवीन जीन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बिटवीन जीन्स, ठीक है। डेफिनेशन भी लिख दिया। इस केस में क्रॉसिंग ओवर के बाद देखो क्या ऑब्जर्व किया गया।
और इस केस में क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या ऑब्जर्व किया गया, लेट्स सी। ठीक है, मान लो ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1, ये भी क्रोमोसोम 1, ये भी क्रोमोसोम 1, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि एक्सचेंज जब क्रॉसिंग ओवर की हम बात करते हैं तो सेम होमोलोगस के बीच में होती है, इसलिए सेम सेम होना जरूरी है। ओके, यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया कि क्रॉसिंग ओवर के बाद पोजीशंस जो थी जीन की वो बदल गई। पोजीशंस जो जीन की थी बेटा बदल गई, सी नीचे आ गया, डी ऊपर चला गया। यहां पर पोजीशंस जीन की टस से मस नहीं हुई है, देखो एज इट इज की एज इट इज ही रही है ना। क्यों हुआ होगा ऐसा? क्योंकि इनकी दूरी देखो, आप देख सकते हो बेटा, आप देख सकते हो, डिस्टेंस इज लेस, डिस्टेंस बहुत कम है, तो लिंकेज बहुत ज्यादा है। लिंकेज इज हाई, इतना हाई। देखो मैं बच्चों को कैसे बताती हूँ बेटा, लिंकेज इज प्यार, दूरी ज्यादा प्यार कम, दूरी कम तो प्यार ज्यादा, है ना। तो दूरी कम है ना, क्या है बेटा, दूरी कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा पास पास है, एसोसिएशन बहुत ज्यादा है, इसी एसोसिएशन को तो हम लिंकेज कहते हैं। तो अगर दूरी कम होती है तो एसोसिएशन ज्यादा होती है, लिंकेज ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा है कि क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद भी पोजीशन टच से मस नहीं हुई। तो जब क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद जीन्स हिले भी ना अपनी जगह से, दैट मीन्स इन सारे जीन्स में इतना प्यार है, ठीक है, कि उनको कोई हिला नहीं सकता, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हिला पा रहा है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो ऐसे जीन्स को कंप्लीटली लिंक्ड बोलते हैं और ऐसे लिंकेज को कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस, यू मस्ट राइट वेरी लेस, लिंकेज इज कंप्लीट, लिंकेज इज कंप्लीट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इवन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, इवन यहां नहीं, यहां लिखते हूं, even after crossing over, even after crossing over, position of genes, position of genes not changed, not changed. So such genes are known as complete, completely linked genes, ठीक है। और ऐसे लिंकेज को क्या बोलते हैं, ऐसे लिंकेज को बोलते हैं, लिंकेज इज नोन एज कंप्लीट लिंकेज। ऐसे लिंकेज को क्या बोलेंगे बेटा, कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। यहां पर देखो क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुई ना, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, दैट मीन्स ये ए और सी, पहले ए और सी पास पास थे, फिर अब देखो क्या हो गया, डी पास में आ गया, दैट मीन्स ए और सी के बीच में इतना प्यार नहीं था। क्यों प्यार नहीं था बेटा, क्योंकि दूरी ज्यादा थी, दूरी ज्यादा प्यार कम, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के बीच में आने से इनकी पोजीशंस अलग अलग हो गई, दूर दूर हो गए, ठीक है, फिजिकल एसोसिएशन इतना स्ट्रांग नहीं था, तभी तो अलग अलग हो गए। दैट मीन्स आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर पोजीशन ऑफ जीन्स, position of genes gets changed, gets changed। ऐसे जीन्स को क्या बोलते हैं, such genes are called as incompletely linked। इतना स्ट्रॉन्ग लिंकेज नहीं है, तभी तो दूर दूर हो गए। दूर किसको कर पाओगे, जिनके बीच में लिंकेज कम है, ठीक है, जिनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, नॉर्मली सोचो ना। तो जीन्स आर इनकम्प्लीटली लिंक्ड, और ऐसे लिंकेज को क्या बोलोगे बेटा, सच लिंकेज इज नोन एज इनकम्प्लीट लिंकेज, सच लिंकेज इज नोन एज इनकम्प्लीट लिंकेज। क्लियर है? अब देखो यहां पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में
डिस्टेंस इज मोर, ठीक है, दैट मीन्स लिंकेज इज लेस, देयरफॉर क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर will take place, and recombinants are observed, and recombinants are observed. यहाँ पर जो आप ये कंडीशन देख रहे हो बेटा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये वन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट है, ये वन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट है जो ऐसा दिखाई देगा। और इस प्रकार के रिकॉम्बिनेंट बनने का, आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन, यही मतलब निकलता है कि ये जो जीन्स हैं ये आपस में बहुत ज्यादा प्यार वाले नहीं हैं। क्यों प्यार वाले नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये क्या बनाया है हमने? ये भी एक प्रकार का रिजल्ट है रिकॉम्बिनेशन का, बट क्या ये रिकॉम्बिनेंस है? तुम इनको रिकॉम्बिनेंस कह सकते हो? रिकॉम्बिनेंस तो उनको कहते हैं ना बेटा जो पेरेंट से ना मिले, ये तो बिल्कुल पेरेंट जैसे ही है ना? तो ये रिकॉम्बिनेंस हुए क्या? नहीं। तो यहां से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि इन कंप्लीट लिंकेज recombinants are not observed. recombinants सिर्फ वहां मिलेंगे, यहां पर नहीं। recombinants are not observed. देख सकते हो सबूत ब्लैक बोर्ड पे, कहाँ है ये recombinants? कंप्लीट लिंकेज में, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं, रिकॉम्बिनेशन बेटा हुई नहीं, तो रिकॉम्बिनेंट्स कहां से मिलेंगे? 0% रिकॉम्बिनेंट्स। तो अगर क्वेश्चन में कभी आता है कि 0% रिकॉम्बिनेंट्स है, तो बताओ लिंकेज क्या है? तो कौन सी लिंकेज होगी? कंप्लीट लिंकेज। अच्छा, तो हम क्या ये कह सकते हैं क्या कि रिकॉम्बिनेशन हुई नहीं? अगर रिकॉम्बिनेंस नहीं मिले तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे। रिकॉम्बिनेशन हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है, क्रोमोसोम के बीच में तो क्रॉसिंग ओवर हुई बेटा, बट जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं। वाई? अलग ही नहीं हुए वो। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन था, इतना ज्यादा लिंकेज था कि क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द जीन्स वर एब्सेंट। आप ये भी कह सकते हो कि क्रॉसिंग ओवर, अलग पेन से लिखती हूँ ना, थोड़ा दिखाई देगा। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर between genes absent in this case, in this case यहां पर तो रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्लियर हो गया? तो ये कंसेप्ट था बेटा इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज का। अच्छा, इनकम्प्लीट भी दो टाइप का होता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे घर से ये डैम बहुत पास है, तो पास का मतलब क्या होता है? किसी लोगों के लिए पास 1.5 किलोमीटर होगा कि 1.5 किलोमीटर पर बड़ा पास है, किसी लोगों के लिए आधा किलोमीटर पास होगा, है ना? किसी लोगों के लिए 3 किलोमीटर वाला चीज भी पास लगता है, किसी के लिए 5 किलोमीटर भी पास है। तो कितना पास है, कितना दूर है? सिमिलरली इनकम्प्लीट लिंकेज दो प्रकार का हो सकता है कि ये जो एसोसिएशन है इनकम्प्लीट तो है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अब डिस्टेंस कितना ज्यादा है कितना कम है, उसके बेसिस पर दो प्रकार के इनकम्प्लीट लिंकेज होते हैं। आओ देखो, इनकम्प्लीट लिंकेज, ये मत समझना कि ये सब आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में बेटा सब दिया होता है, बस समझ में नहीं आता कहाँ पर दिया हुआ है और कैसे दिया हुआ है। यही तो एनसीईआरटी की खास बात है ना? इनकम्प्लीट लिंकेज। अच्छा, सबसे पहली बात कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे लिंकेज एग्जिस्ट करती है? लिंकेज एग्जिस्ट करती है, पेरेंटल जो बनेंगे, कुछ टिप्स है याद रखना। पेरेंटल परसेंटेज हमेशा ज्यादा होगा और रिकॉम्बिनेंस का परसेंटेज हमेशा कम होगा। रिकॉम्बिनेंस का परसेंटेज हमेशा कम होगा, ठीक है? पेरेंटल कितना ज्यादा होगा? इसकी जो रेंज होगी वो मोर देन 50% होगी। अगर पेरेंट 50% से ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, समझ जाना लिंकेज एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स उस टाइम पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रही, ठीक है? और अगर रिकॉम्बिनेंस लेस देन 50 मिलते,
लेस देन 50% है तो समझ जाना कि लिंकेज है। ठीक है, ये तो हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे बेटा, लिंकेज है या नहीं। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि वेदर, कैसे पहचानोगे वेदर लिंकेज इज कंप्लीट और नॉट, ये कैसे पहचानोगे, वेदर लिंकेज इज कंप्लीट और नॉट। लिंकेज है ये तो हमने पहचान लिया, बट अब हम ये कैसे पहचाने कि लिंकेज कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, देखो उसको भी हम पहचान सकते हैं रिजल्ट को देख करके। आपके पास रिजल्ट तो क्वेश्चन में दिया ही होता है। अगर रिजल्ट में, ठीक है, मान लो रिजल्ट आ रहा है 13% रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड, 13% रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड, रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, और एक क्रॉस में 0% रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड, रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड। आप बताओ पहले वाले केस में कौन सी लिंकेज है बेटा, रिकॉम्बिनेंट बन तो रहे हैं ना, भले ही कम बन रहे हो, बनना किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट का। अगर देखो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज बेटा 50 से कम है तो यही समझ आना चाहिए लिंकेज है। ठीक है, यहां पर 13% बन रहा है, एटलीस्ट बन तो रहा है, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेशन हुई होगी। और रिकॉम्बिनेशन किसमें होती है, जहां प्यार कम, मतलब लिंकेज कम। लिंकेज किसमें कम होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज में। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट। किसका एग्जाम्पल है बेटा, इनकम्प्लीट। ठीक है, यहाँ पर 0%, अभी बताया था जस्ट कि 0% किसमें बनता है, कंप्लीट लिंकेज। तो इस प्रकार से बेटा आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए कंप्लीट लिंकेज। अब मैं आपको बताती हूँ इनकम्प्लीट लिंकेज के दो प्रकार। इनकम्प्लीट लिंकेज के दो प्रकार कौन से हैं, एक है लूजली लिंक्ड जीन्स, लूजली लिंक्ड जीन्स, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा, दूसरा होता है टाइटली लिंक्ड जीन्स। क्या होता है, टाइटली लिंक्ड जीन्स। देखो दोनों ही अगर इनकम्प्लीट के एग्जाम्पल हैं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर दोनों ही इनकम्प्लीट लिंकेज के एग्जाम्पल हैं तो दोनों ही में अगर चाहे ऐसे जीन्स क्रॉसिंग ओवर करें या ऐसे जीन्स क्रॉस ओवर करें, क्योंकि दोनों ही इनकम्प्लीट लिंकेज है, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज एग्जिस्ट करेगा। यहां पर भी रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज एग्जिस्ट करेगा। तो मैडम जी डिफरेंस कहाँ है, वेयर इज द डिफरेंस देन, डिफरेंस है दूरी में। मान लो यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर जीन ए है, ठीक है, और यहाँ पर जीन बी है। सेम जीन लेती हूँ, सेम केस लेती हूँ, यहाँ जीन ए है, ठीक है, और यहाँ जीन बी है। अब आप बताओ, समझ में आया? अब आप खुद सोचो, आप पहले केस में देखोगे तो दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना ज्यादा है, ठीक है, तो डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, ठीक है, हाई का मतलब ऐसे लिख लो, नहीं तो तुम बोलोगे मैम डिस्टेंस मोर, तो क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगी, क्रॉसिंग ओवर मोर। क्रॉसिंग ओवर मोर का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंस मोर, रिकॉम्बिनेंस मोर। रिकॉम्बिनेंस मोर बनने का मतलब क्या है बेटा, रिकॉम्बिनेंस की फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंस परसेंटेज ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां पर डिस्टेंस देखो क्या है बेटा, डिस्टेंस लेस, डिस्टेंस लेस। ठीक है, देखो इतने भी पास पास नहीं है, अगर एकदम ही पास पास होते तो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज नहीं मिलती, और अगर नहीं मिलती तो ऐसे जीन्स को हम कंप्लीट कह देते। बट ये इतने भी पास पास नहीं कि क्रॉसिंग ओवर ना कर सके, क्रॉसिंग ओवर कर पा रहे हैं, तभी ये इनकम्प्लीट का केस है।
बट क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, ये टाइटली लिंक का केस है, ठीक है। तो डिस्टेंस लेस, क्रॉसिंग ओवर लेस, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर लेस तो रिकॉम्बिनेंस लेस, या आप कह सकते हो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज लेस। क्लियर है? तो ऐसा जब केस होता है बेटा कि जहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो, तो ऐसी जीन्स को क्या बोलोगे आप? लूजली लिंक जीन्स। इनकी लिंकेज लूज है, इतने क्लोज, ज्यादा टाइट एसोसिएशन में नहीं है। और जब ऐसा होगा तो ऐसी जीन्स को क्या बोलोगे बेटा? ठीक है, टाइटली लिंक जीन्स। तो टाइटली लिंक जीन्स को कंप्लीटली से कंफ्यूज मत करना। कंप्लीटली में कोई रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज नहीं आता। इतने पास थे कि क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं उनके बीच में। ये भी पास पास है बट इतने पास नहीं कंप्लीट कहला सके। और इसका सबूत तब मिलता है जब रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आती है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? हम यहाँ से जो भी बात कर रहे हैं बेटा, डिस्टेंस के ऊपर नहीं बात कर रहे। बात बिल्कुल डिस्टेंस के ऊपर हो रही है, ना बात बिल्कुल डिस्टेंस के ऊपर। दैट मीन्स हम कह रहे हैं बेटा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, देखो हम कैसे कह रहे हैं, डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम है। दैट मीन्स दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, दे आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। लिंकेज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ठीक है। या आप कह सकते हो लिंकेज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन्स। अगर दो जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा अच्छी हो रही है, दैट मीन्स लिंकेज उनके बीच में कम है, ठीक है। अच्छा, उल्टा नहीं बोल दिया मैंने। अगर क्रॉसिंग ओवर दो जीन्स के बीच में प्रॉपर हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स डिस्टेंस ज्यादा है, ऐसे समझना। और डिस्टेंस ज्यादा है दैट मीन्स लिंकेज कम है, ऐसे समझ। सही बोला था, ओके। तो ये दो रिश्ता हमें यहाँ से समझ में आता है। या आप इनको ऐसे भी समझ सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स अगर ज्यादा है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ज्यादा है, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर, या आप कह सकते हो बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेंस भी ज्यादा आएंगे, रिकॉम्बिनेंस ज्यादा आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आपको समझ में आता है इस केस में फिर लिंकेज कम है, ठीक है। तो आप देखो ये सारी चीज लिंकेज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया? आप जैसे मर्जी कर सकते हो। इसका दूसरा केस क्या बन सकता है? डिस्टेंस अगर कम है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगी, रिकॉम्बिनेंस कम होंगे, जो ये दर्शाता है लिंकेज ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? जिस भी फॉर्म में आपको समझ में आए बेटा आप लिख सकते हो, आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ओके, अब ये सारा हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? क्योंकि ये सारी बातें एनसीईआरटी में आप पढ़ने को मिलेगा, मॉर्गन की थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा। तो हम मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट लिंकेज पे ही किया था, ठीक है। तो मॉर्गन ने, आपको पता है क्या सेलेक्ट किया था? मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल सेलेक्ट किया था ड्रोसोफिला, ठीक है। तो Morgan performed three dihybrid cross by choosing three characters of ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला पे मॉर्गन जी काम कर रहे थे। तो जैसे मटर के पास बड़े सारे कैरेक्टर्स थे, मेंडल ने उनके 7 कैरेक्टर्स पर पढ़ाई की थी। सिमिलरली मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के 3 कैरेक्टर्स पर स्टडी किया था, ठीक है। और कौन से क्रॉस परफॉर्म करके स्टडी किया था बेटा? 3 डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया गया था, एक नहीं 3। एक था क्रॉस फर्स्ट, दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस किया क्रॉस 2, और तीसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस किया क्रॉस 3, ठीक है। डाइहाइब्रिड है मतलब दो दो कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी किए गए होंगे। नाउ लेट्स सी कि वो कैरेक्टर्स कौन से।
अच्छा, पहली बात, ये कैरेक्टर सारे के सारे ड्रोसोफिला के हैं और ये जो कैरेक्टर्स हैं दे आर एसोसिएटेड विथ एक्स क्रोमोसोम। दैट मीन्स ये सिर्फ ड्रोसोफिला के जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर मिलते हैं, वाई क्रोमोसोम पर नहीं। ठीक है, पहली बात। और देख लो कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्होंने 3 कैरेक्टर्स जो लिए थे। पहला यू कैन सी दैट वाज बॉडी कलर, ठीक है, दूसरा आई कलर एंड तीसरा विंग्स की साइज। एंड एज यू नो बच्चों, कैरेक्टर्स के 2 ट्रेट्स होते हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, है ना। क्या कैरेक्टर्स के ट्रेट होते हैं? डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो बॉडी कलर का डोमिनेंट ट्रेट क्या है? ब्राउन बॉडी। बॉडी कलर का रेसेसिव ट्रेट क्या है? येलो बॉडी। आई कलर में डोमिनेंट क्या है? रेड आई। और रेसेसिव क्या है? वाइट आई। विंग साइज में डोमिनेंट क्या है? नॉर्मल विंग साइज। और रेसेसिव क्या है? मिनिएचर साइज। एंड जैसा कि आपको पता है बेटा, ये भाषा है लैंग्वेज की। कौन सी लैंग्वेज? अल्फाबेटिकल। तो आपको पता है ट्रेट्स को हमें एलील से रिप्रेजेंट करने होते हैं बिकॉज ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय एलील्स, सो वी नीड टू राइट एलील्स। यहां पर एलील को लिखने का बड़ा ही अनोखा तरीका है। क्या तरीका है? देखो, यहाँ पर जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि येलो, अगर सीड का शेप, सीड का शेप येलो कैसे हो सकता? सीड का कलर अगर येलो था डोमिनेंट, तो हम कैपिटल वाई डोमिनेंट एलील के लिए और स्मॉल वाई रेसेसिव, हम किसका इनिशियल इस्तेमाल करते थे? डोमिनेंट वाले का ना। अब यहाँ पर उल्टा है। ये देखो, इन्होंने येलो जो कि एक रेसेसिव ट्रेट है, इसका इनिशियल इस्तेमाल किया है वाई। फर्क क्या है? इस वाई के ऊपर प्लस लगा दो, ठीक है, इस y के ऊपर प्लस लगा दो, तो प्लस इंडिकेट क्या करता है बेटा? प्लस इंडिकेट करेगा डोमिनेंट एलील। जिस भी अक्षर के ऊपर प्लस साइन है तो वो तुम्हारा डोमिनेंट एलील या वाइल्ड टाइप एलील बताता है। प्लस मिसिंग है देखो, दैट मींस ये रेसेसिव एलील है। सिमिलरली इन्होंने आई कलर के लिए देखो कौन सा एलील इस्तेमाल किया? W, जो कि एक रेसेसिव का इनिशियल है। W के ऊपर प्लस लगा दिया, बन गया रेसेसिव। प्लस हटा दिया, बन गया रेसेसिव। प्लस लगा दिया, बन गया डोमिनेंट। प्लस हटा दिया, बन गया रेसेसिव। ठीक है, यहां पर देखो मिनिएचर का M, छोटा m प्लस डोमिनेंट एलील और ये बन गया रेसेसिव। तो प्लस वाला कॉन्सेप्ट नया है जो मॉर्गन जी ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। पढ़ते हैं इनकी स्टडी। ओके, तो इन्होंने क्या किया? पहले आई कलर और बॉडी कलर को इस्तेमाल करके पहला क्रॉस कराया, क्रॉस 1। फिर आई कलर और विंग साइज एज अ कैरेक्टर इस्तेमाल करके दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। फिर बेटा बॉडी कलर और विंग साइज को लेकर के थर्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, क्रॉस 3। ठीक है, एनसीईआरटी से क्रॉस 1 क्रॉस 2 लिखती है, क्रॉस 3 नहीं दिया हुआ है, बट हम देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। मैं आपको सिर्फ क्रॉस 1 करके बताऊंगी, क्रॉस 2 आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज रिजल्ट बेटा सेम है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको हर चीज रटनी नहीं है। तो आप देखते हैं क्या देखा हमने? 3 क्रॉस परफॉर्म किए गए, क्योंकि ये तीनों क्रॉस डाई हाइब्रिड थे। डाई का मतलब 2 कैरेक्टर्स को साथ में लेकर के पढ़ा गया था। तो देखो हर क्रॉस में आपको 2-2 कैरेक्टर दिखाई देंगे। सबसे पहला क्रॉस 1 था, क्रॉस 1 किसके किसके बीच में था बेटा? बॉडी कलर एंड आई कलर। सेकेंड जो क्रॉस था वो किसके बीच में था? आई कलर एंड विंग साइज। और जो तीसरा क्रॉस था वो किसके किसके बीच में था बेटा? बॉडी कलर एंड विंग साइज। अब तुम चाहो सबके एलील्स लिख दो, जैसे बॉडी कलर के लिए Y प्लस डोमिनेंट, Y रेसेसिव। आई कलर के लिए W प्लस डोमिनेंट, W रेसेसिव। आई कलर के लिए W प्लस डोमिनेंट, W रेसेसिव। विंग साइज के लिए M प्लस डोमिनेंट, M रेसेसिव। बॉडी कलर के लिए Y प्लस डोमिनेंट, Y रेसेसिव। विंग साइज के लिए M प्लस डोमिनेंट, M रेसेसिव। ठीक है, जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगा। अब हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं? क्रॉस 1। विच क्रॉस? क्रॉस 1। तो आओ पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। लेट्स परफॉर्म द क्रॉस
1। तो क्रॉस 1 में जो हम ट्रेट पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है बेटा? वो है बॉडी कलर एंड आई कलर। अच्छा ध्यान से सुन लेना, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत शॉर्टकट में बताती है आपको। अगर आप एनसीईआरटी का क्रॉस देख करके सोचो समझ में आ जाए, समझ में आ सकता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। अदरवाइज ना तो एनसीईआरटी गैमीज बनाना सिखाती है, कुछ नहीं बताती, आपको खुद सीखना पड़ेगा। सीखोगे तभी जब हमारे साथ पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो, अब आपको पता है पेरेंट्स फॉर्म में पता है ड्रोसोफिला लिए थे, ड्रोसोफिला के ये 2 कैरेक्टर्स पढ़े थे। हर कैरेक्टर्स के 2 ट्रेट है, लिख लेते हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। अब क्योंकि पता है बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी आ चुकी थी, तो अब हम क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन बना बना करके पढ़ेंगे। पहले तो सिर्फ जीन बड़े मजे में पढ़ ले रहे थे, या सिर्फ एलील्स ले लेके पढ़ रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उन एलील्स को क्रोमोसोम पे बनाओ, ठीक है। तो ड्रोसोफिला था, तो एक मेल ड्रोसोफिला लिया होगा, एक फीमेल मक्खी ली होगी, है ना। एक फीमेल मक्खी ली होगी, एक मेल मक्खी लिया होगा। तो बाय डिफॉल्ट मॉर्गन जी ने मेल वाली मक्खी डोमिनेंट ट्रेट वाली सेलेक्ट की थी, और फीमेल वाली जो मक्खी थी वो रेसेसिव वाली सेलेक्ट की गई थी। अब फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे जैसा होता है, याद रखोगे। जैसा हमारे में फीमेल XX, वैसे ही मक्खी में भी फीमेल XX, बना ली XX। जैसे हमारी में मेल XY, इन मक्खी में भी मेल XY, बना लिया XY, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा हुक बना रहता है वाई क्रोमोसोम, ठीक है, ओके। अब मेल अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट बॉडी कलर क्या होता है? डोमिनेंट बॉडी कलर होता है बेटा येलो बॉडी, सॉरी ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी, और कौन सा कलर आंखों का? रेड आई, रेड आई, ठीक है। रेसेसिव क्या होगा बेटा बॉडी कलर? येलो बॉडी, एंड कौन सी आंख? वाइट आई, वाइट आई, ठीक है। अब ये तो तुमने फिनोटाइप लिख दिया सिर्फ, अब फिनोटाइप के लिए जीनोटाइप्स लिखो। तो जीनोटाइप्स के लिए जीन लिखोगे, एलील लिखोगे। तो ब्राउन के लिए क्या हमने यूज किया था बेटा? ब्राउन के लिए हमने यूज किया था, ब्राउन के लिए हमने यूज किया था Y+, और रेड के लिए हमने यूज किया था W+, ठीक है। येलो के लिए हमने क्या यूज किया था? Y, और व्हाइट के लिए हमने क्या यूज किया था? W। ये होमोलॉगस है, तो इनके कॉपीज यहां पर भी प्रेजेंट होंगे। अब आप सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पर तो आपने इनके जोड़े बना दिए हैं, दूसरे क्रोमोसोम पे भी दिखा दिया, यहाँ वाई पे क्यों नहीं दिखा रहे हो आप? यहाँ वाई पे भी लिखो Y+, और यहाँ पे भी लिखो W+। लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते बच्चों। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं ना, इन कैरेक्टर्स के जो जीन्स हैं वो सिर्फ X क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट थे। ये अभी मैंने लिखवाया कि ये जो कैरेक्टर्स थे दे वर ओनली एसोसिएटेड विद द X क्रोमोसोम। अगर ये कैरेक्टर्स ही X क्रोमोसोम पर दिखते हैं तो भला इनके जीन्स Y क्रोमोसोम पर कैसे दिखते हैं? दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते हैं ना। तो ये छोटी छोटी बात जो एनसीईआरटी आपको नहीं बताती है, यू शुड नो दिस, ठीक है, ओके। अब क्या होगा? अब आप ये मक्खी जो हमने ली है क्या करेंगे? अचार डालेंगे इसका? नहीं, इनसे तो एक्सपेरिमेंट सीखना है, इनके बच्चों में इनहेरिटेंस देखना है, ठीक है। तो अब हमें कराना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है बेटा? गैमीट्स का बनाना जरूरी है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं गैमीट्स, गैमीट्स, ठीक है। यहाँ इस मेल से बनेंगे स्पर्म्स, इस फीमेल से बनेंगे ओवा। तो जैसे बेटा ह्यूमन में, ह्यूमंस में ह्यूमन मेल XY होता है, तो एक X टाइप का स्पर्म होता है, एक Y टाइप का स्पर्म होता है ना। इनमें भी बेटा एक X टाइप का स्पर्म होगा, एक X टाइप का स्पर्म होगा, X टाइप का स्पर्म होगा, और एक Y टाइप का स्पर्म होगा, ठीक है। X पर जो है एलील्स वो लिख दो, कौन से एलील्स है? Y+, W+। Y पर कुछ नहीं है तो कोई एलील नहीं लिखोगे। यहाँ पर दोनों सेम सेम है, मतलब प्योर फॉर्म में है, तो प्योर फॉर्म में तो एक ही टाइप लिख लोगे, हमें तो टाइप से मतलब है, नंबर से तो मतलब है नहीं। तो यहाँ पर देखो लिख लेते हैं, यहाँ पर एक टाइप X, और X के ऊपर जो एलील है वो लिख लो Y और W। ये तुम्हारे हो गए एग फीमेल गैमीट, और ये दोनों हमारे क्या हो गए बेटा? स्पर्म।
स्पर्म। अब गेमीट्स बन गए, फ्यूजन करा दो, ये वाला स्पर्म इससे फ्यूज कर सकता है, ये वाला स्पर्म इससे फ्यूज कर जाएगा। तो किसकी पॉसिबिलिटी बनेगी? F1 की, या आप कह सकते हो जाइगोट की। बना लो कॉम्बिनेशन, बनाओ, ये वाला स्पर्म इससे फ्यूज कर सकता। तो क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है? एक्स एक्स। क्या आ गई बेटा? लड़की आ गई, है ना, क्योंकि फीमेल में सेक्स डिटर्मिनेशन हमारी जैसा, एक्स एक्स आ गई तो लड़की आ जाएगी। और अगर ये वाला स्पर्म इस वाले एग से फ्यूज कर गया तो एक्स और वाई, एक्स और वाई कौन सा मक्खी देगा? मेल मक्खी देगा। हमने जेंडर तो बता दिया, अब एलील्स भी तो लिख लें। अब एलील्स एज इट इज लिख लो। वाई के पास तो कोई एलील नहीं था, कुछ नहीं लिखेंगे। इस एक्स के पास तो था, तो लिख लो वाई और डब्लू। इसके पास भी था ना, लिख लो y प्लस डब्लू प्लस, और उस x का नीचे लिख लो y और w। अच्छा, एलील्स लिख चुके हो तो क्या फिनोटाइप नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे। जब जीनोटाइप लिख लिया तो फिनोटाइप लिखने में क्या बड़ी बात है। अब यहां देखो, अगर तुम y प्लस और y देखोगे तो किसकी चलेगी इनमें? दोनों भाइयों में जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है? जिसके पास प्लस वाला है। प्लस y प्लस, तो y प्लस क्या, कौन सा बॉडी कलर दे देगा बेटा? ब्राउन बॉडी। तो इस लड़की का जो कलर होगा बॉडी का, वो ब्राउन बॉडी होगा। अब W प्लस और W है ना, W प्लस और W, तो किसकी चलेगी? प्लस वाले की। तो W प्लस क्या कलर देगा? रेड देगा। तो इसका आएगा रेड आई। यहाँ पे तो बेचारा प्लस वाला कोई है ही नहीं, तो जो है उनकी ही चला लेते हैं। तो Y क्या देता है बेटा? Y देता है येलो बॉडी, एंड W क्या देगा? व्हाइट आई। व्हाइट आई। क्लियर है? समझ में आया? गया कुछ दिमाग में? यस, ठीक है। अब ये तो तुमने देख लिया। एक बहुत अच्छी चीज तुम्हें नोटिस कराऊं, पहले पापा डोमिनेंट थे, उनका बॉडी कलर ब्राउन था और आंख का कलर रेड था, है ना। बट अब देखो, उनकी जो बेटी आई है वो डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट टाइप है। लड़की डोमिनेंट और वाइल्ड टाइप की आई है, वाइल्ड टाइप, है ना। बेटा कैसा आया है? रेसेसिव का, रेसेसिव जैसा। दैट मीन्स हुआ क्या? पापा से जो डोमिनेंट ट्रेड्स थे वो किधर पास हुए? डॉटर में। अब पापा का जेंडर मेल, लड़की का जेंडर फीमेल, ऑपोजिट सेक्स में ट्रेड्स ट्रांसफर हुआ है। ट्रेड्स ट्रेड्स ट्रांसफर्ड टू ऑपोजिट सेक्स, टू ऑपोजिट जेंडर, टू ऑपोजिट जेंडर। इस प्रकार के इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं बेटा? जब ऑपोजिट सेक्स में ट्रेड जाए तो इस प्रकार के इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं, जिसका डिटेल मैं आगे जाकर के आपको पढ़ाऊंगी। के टेंशन मत लो, इसका डिटेल आगे जाकर के भी पढ़ोगे, बट यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि ये देखो क्रिस क्रॉस है। जब ट्रेड्स मेल से फीमेल में जाए या फीमेल से मेल में जाए, ऑपोजिट सेक्स में जाए, इस प्रकार के इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेम में नहीं जा रहा, ऑपोजिट में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? अब हम इस डोमिनेंट वाले का रेसेसिव वाले के साथ क्रॉस करा देंगे। ठीक है, करा दो सेल्फिंग। F2 देखते हैं। अब F2 देखते हैं। F2 क्या होगा बेटा? F2 कैसे निकालोगे? इनका इनसे क्रॉस करा करके। तो चलो देख लेते हैं। क्या है हमारे पास? फीमेल है XX वाली, उसके ऊपर एलील्स क्या है? Y प्लस Y, W प्लस और W, है ना। और रेसेसिव वाला क्या है? रेसेसिव पेरेंट XY। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, एक हिंट दे देती हूं, पहले ही बता देती हूं बेटा, कि मॉर्गन का जो क्रॉस है, मॉर्गन क्रॉस, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट लिंकेज। किस पे बेस्ड है बेटा? इनकम्प्लीट लिंकेज पर। दैट मीन्स
इनकम्प्लीट लिंकेज पर बेस्ड है, दैट मीन्स जब गैमीट बनाने के दौरान मियोसिस होगी, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। ठीक है, एक हिंट है बस। अब अगर आपको इसका और इसका क्रॉस कराना है बेटा, तो गैमीट्स तो बनाने पड़ेंगे। तो आप मुझे बताओ, इस फीमेल से कितने प्रकार के गैमीट्स बना सकते हो और इस मेल से कितने प्रकार के गैमीट्स बनेंगे? बताओ भाई, इस फीमेल और मेल से। अच्छा, बता तो नहीं सकते, लेकिन खुद लिख करके ट्राई तो कर सकते हो। 2-3 सेकंड दे रहे हैं, ट्राई करो, कि जब तक ट्राई नहीं करोगे बेटा फायदा नहीं है आपको पढ़ाने का। ट्राई करो, ट्राई। ठीक है, अभी तक तो कर लिया होगा, तो कुछ तो सही बनाए होगे। देखो, एक टाइप तुमने गेमीज के क्या बनाए होंगे, देखो तुमने यहाँ पर गेमीज बनाया होगा एक टाइप एक्स, लिखा होगा वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, बिल्कुल सही। दूसरा टाइप बनाया होगा एक्स टाइप का, नीचे वाला वाई और डब्ल्यू, बिल्कुल सही। बट क्योंकि ये इनकम्प्लीट लिंकेज है तो क्रॉसिंग ओवर होगी, और क्रॉसिंग ओवर जब होगी इनके बीच में, जब क्रॉसिंग ओवर होगी बेटा, तो W ऊपर चला जाएगा और W प्लस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें दो अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे जो पेरेंट जैसे नहीं होंगे। जैसे एक मिलेगा तुम्हें Y प्लस डब्ल्यू, ठीक है, और एक क्या मिलेगा बेटा, एक मिलेगा Y डब्ल्यू प्लस, Y डब्ल्यू प्लस, है ना। और यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, क्योंकि यहां पर तो बेटा दोनों अलग अलग है, तो यहां से तो दो ही टाइप मिलेगा, एक एक्स टाइप एक वाई टाइप। एक्स टाइप लिख लो वाई डब्ल्यू, और वाई टाइप लिख लो ये। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, अब तुम करोगे, गैमीट्स बना लिया तो क्रॉस कराओगे, क्रॉस करा दो, क्रॉस करा देते हैं। डब्बा बना लेते हैं ना, डब्बा बनाने से थोड़ा सा हमें साफ सुथरा लगेगा, मिलेगा नहीं हम। फिर हम F2 के रिजल्ट पर बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट जल्दी जल्दी बनाते हैं। इसको इससे फ्यूज करा दो, एक्स एक्स आएंगी, इनको इससे फ्यूज करा दो तो भी एक्स एक्स आएंगी, साथ साथ एलील्स लिखते जाना। इसको इनसे फ्यूज करा दो, एक्स एक्स आएंगे, फिर इस वाले को इससे फ्यूज करा दो, एक्स एक्स आएंगे। ठीक है, फिर ये सारी के सारे जो एक्स टाइप ऑफ ओवा है, इसको वाई टाइप ऑफ स्पर्म से फ्यूज करा दो, तो क्या आएगा, एक्स और वाई। क्या आएगा, एक्स और वाई। क्या आएगा, एक्स वाई। क्या आएगा, एक्स और वाई। तो ये आपको क्या देंगे, ये सारे के सारे मेल फ्लाई आएंगे, ये भी, ये भी और ये भी। बेटा मेरे साथ बनाते रहना, ठीक है। ये सारे के सारे कंडीशंस आपको क्या देंगे बेटा, फीमेल देंगे, मेल देंगे, फीमेल देंगे। ठीक है, अब एलील्स भी लिख लो, जैसे मैं अलग कलर से लिखती हूँ बेटा, सो दैट हॉट पोर्शन ना हो। यहाँ पर ऊपर Y प्लस डब्ल्यू प्लस और नीचे Y और W। अब देखो Y W, Y W, ठीक है, Y प्लस W, और आप मेरे फिर आंसर के साथ मैच भी करोगे, Y W प्लस, इसने इसके साथ फ्यूज किया, ये वाला जाइगोट बना। ठीक है, अब Y पे तो कोई एलील्स नहीं होंगे, X के सारे एलील्स लिख लो, Y प्लस W प्लस, फिर नीचे क्या है Y W, फिर नीचे क्या है Y प्लस W, फिर नीचे क्या है Y W। अब जीनोटाइप से तुम्हारे कंप्लीट हो गए, अब क्या लिखोगे, फिनोटाइप। तो यहाँ पर देखो फिनोटाइप क्या आएगा बेटा, Y प्लस है तो Y प्लस की चलेगी ब्राउन, और W प्लस है तो रेड आए। ठीक है, ये वाली फीमेल कैसी होगी, येलो एंड वाइट वाली, येलो एंड वाइट वाली। ठीक है, ये कैसी होगी, Y प्लस है तो बेटा ब्राउन,
ठीक है, और W है तो वाइट। ये कैसी होगी, W प्लस है तो रेड, और Y है तो ब्राउन। ब्राउन बॉडी होगा और रेड आई होगी, ब्राउन बॉडी होगा बेटा और रेड आई होगा। ठीक है, यहाँ पर Y प्लस है तो इनका क्या होगा बेटा, ब्राउन बॉडी होगा, और W प्लस है तो क्या होगा, रेड आई होगा। Y है तो येलो बॉडी, येलो बॉडी, और क्या होगा, वाइट आई होगा। यहाँ पर Y प्लस है तो ब्राउन बॉडी होगा, और साथ ही साथ W है, दैट मीन्स वाइट आई होगा। ठीक है, यहाँ पर Y है, दैट मीन्स येलो बॉडी होगा, और W प्लस है तो रेड आई होगा। ठीक है, बॉडी ब्राउन, आंख रेड। ठीक है, और यहाँ पर हमने सब जगह लिख लिया, आंखें का कलर लिख लिया, बॉडी का कलर लिख लिया, है ना। अब अगर आपको नोट करने वाली चीज है, ब्राउन और रेड पेरेंट जैसे आए हैं, बिल्कुल पेरेंट भी हमने देखो ब्राउन एंड रेड लिया था। येलो एंड व्हाइट ऐसा भी पेरेंट लिया था। ब्राउन एंड रेड पेरेंट, येलो एंड बॉडी व्हाइट। मतलब ऊपर के जो चार आ रहे हैं ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन। बाकी के चार देखो, क्या ब्राउन और व्हाइट हमने पेरेंट लिए थे? कहाँ लिए ब्राउन एंड व्हाइट पेरेंट? हमने तो ब्राउन एंड रेड पेरेंट लिए थे। हमने तो येलो एंड व्हाइट लिया था, ब्राउन एंड व्हाइट तो लिया ही नहीं था। ये देखो ब्राउन एंड व्हाइट आ गया। तो जो पेरेंट जैसा नहीं होता, नॉन पेरेंटल होता, हम उसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंस। रेड एंड ब्राउन, पहली बात, अच्छा ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। ब्राउन बॉडी तो आएगा ही नहीं, मैडम ने तो यहाँ गलत लिख दिया है ना। कैसे आ सकता है ब्राउन, वाई प्लस तो है ही नहीं। येलो बॉडी, येलो बॉडी। अब येलो बॉडी के साथ लाल आंख ली थी क्या? देखो येलो बॉडी के साथ लाल आंख तो ली नहीं थी, सफेद आंख ली थी, वो कैसे आ गया? दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, और क्रॉसिंग ओवर का जो रिजल्ट होता है उसको तो रिकॉम्बिनेंस कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आ गया, हमने तो ब्राउन बॉडी के साथ लाल आंख ली थी, व्हाइट कैसे आ गई? दैट मीन्स ये भी क्रॉसिंग ओवर की वजह से आई है। इसके बाद येलो बॉडी के साथ रेड आ गया, येलो बॉडी के साथ तो सफेद आंख आनी चाहिए थी, बट यहाँ तो लाल आंख आ गई। दैट मीन्स ये भी क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है। जो पेरेंट्स से ना मिले वो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, या ये कह सकते हो जो पेरेंट्स से ना मिले वो रिकॉम्बिनेंस है। तो अच्छा, डायग्राम में ऐसा लगता है ना, मतलब इस क्रॉस से ऐसा लगता है चार पेरेंट चार रिकॉम्बिनेंस, 50-50 रेशियो है। नहीं बेटा, ये तो हमने पॉसिबिलिटी आपको दिखाई है। क्या दिखाई है? पॉसिबिलिटी आपको दिखाई है, नंबर नहीं बता रहे। मॉर्गन जी ने नंबर नहीं बताया इस क्रॉस से, सिर्फ पॉसिबिलिटी बताई कि ये देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये देखो रिकॉम्बिनेंटल टाइप। परसेंटेज बताओ कितना आया था, किसका ज्यादा किसका कम? देखो इस क्रॉस में, क्रॉस 1 में पेरेंटल परसेंटेज आया था 98.7%। मतलब इस क्रॉस के बाद हर दूसरी मक्खी पेरेंट जैसी ही थी। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज 1.3% आया था। ठीक है, क्या रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज 0 है? तुम बोलोगे नहीं मैम, 0 नहीं है, दैट मीन्स कंप्लीट लिंकेज तो है नहीं। तभी मैंने शुरुआत में ही हिंट दे दिया था कि मॉर्गन जी का क्रॉस इनकम्प्लीट है। कैसे पता चला? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट बनने का मतलब है कि इनकम्प्लीट तो हो ही नहीं सकता। इतना कम बनने का मतलब क्या है? इतना कम बनने का मतलब ये है, द जीन्स फॉर विच कैरेक्टर, ये कैरेक्टर किनका क्रॉस का रिजल्ट है? कौन से दो कैरेक्टर लिए थे? द जीन्स फॉर बॉडी कलर एंड आई कलर, आई कलर आर कंप्लीटली लिंक्ड। सॉरी सॉरी सॉरी, कंप्लीटली लिंक नहीं, कंप्लीटली तब बोलते जब 0% आता। आर टाइटली लिंक्ड, इतने पास पास थे कि बहुत अच्छे से क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं। ठीक है, लेस क्रॉसिंग ओवर हुई, लेस क्रॉसिंग ओवर
less crossing over between two genes, therefore less recombinants percentage. अच्छा, ये परसेंटेज कैसा निकलता है? ये रिकॉम्बिनेंट्स के परसेंटेज कैसे निकलते हैं बेटा? जितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आए हुए होंगे एक्सपेरिमेंट में, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। मान लो 100 मक्खियां आई टोटल, ठीक है, F2 में 100 मक्खियां टोटल आई, सिर्फ 20 ही रिकॉम्बिनेंट्स थी, ठीक है, और 80 पेरेंटल टाइप। इतने कम रिकॉम्बिनेंट्स और इतने ज्यादा पेरेंटल बनने का मतलब क्या है? लिंकेज एग्जिस्ट कर रही है। कौन सी लिंकेज है? रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं ना, तो इनकम्प्लीट लिंकेज है। तो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज कैसे निकालोगे बेटा? जितने तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट्स है, टोटल जितने बच्चे आए, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, टोटल नंबर ऑफ मक्खियां, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बेटा रिकॉम्बिनेंट्स और पेरेंटल का परसेंटेज निकालोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर इसको काउंट करके इसको करोगे तो 50-50 दोनों आएंगे, ये 50-50 वाले नहीं है, ठीक है, ये 50-50 वाले नहीं है। यहाँ सिर्फ टाइप्स पॉसिबिलिटी दिखाई गई है, असली रिजल्ट ये रहा। अब सिमिलर क्रॉस इन्होंने किया था बेटा, ठीक है, सिमिलर तरीके का क्रॉस जिसको हमने क्रॉस 2 कहा। क्रॉस 2 किसके किसके बीच में था बेटा? दिस वॉज बिटवीन क्या था? आई कलर एंड विंग साइज, आई कलर एंड विंग साइज, बिटवीन आई कलर एंड विंग साइज, आई कलर एंड विंग साइज, ठीक है। तो आई कलर और विंग साइज में जब इन्होंने किया तो एनसीईआरटी देखना, लिखा हुआ है पेरेंटल आया बेटा 62.8% और रिकॉम्बिनेंट आया 37.2%। अच्छा, अभी भी देखो 50% से कम है। अगर 50% से रिकॉम्बिनेशन कम होता है, या कह सकते हो पेरेंटल का 50% से ज्यादा है, तो शुरुआत में बता दिया था ना, दैट मीन्स लिंकेज मौजूद है। अब लिंकेज कंप्लीट है या इनकम्प्लीट कैसे जानोगे? अगर कंप्लीट होती तो बेटा ये नहीं आता, 0 आता, दैट मीन्स कंप्लीट तो नहीं, इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट में टाइटली है या लूजली है ये कैसे जानोगे? देखो टाइटली तो इतने कम पर बोलते हैं, है ना, ये तो काफी ज्यादा है उससे कंपैरिजन में। दैट मीन्स जीन्स, दैट मीन्स जीन्स फॉर this two characters, these two characters are loosely linked, loosely linked, ठीक है। तो आई कलर का जो जीन है और विंग साइज का जो जीन है, ठीक है, आई कलर का कौन सा जीन है बेटा? आई कलर का जीन चाहे तुम W+ ले लो या W ले लो, क्योंकि हम जीन की बात कर रहे हैं, एलील्स की नहीं, ठीक है। या विंग साइज में M+ या M ले लो, इनके जो जो जीन्स है ना बेटा, वो लूजली लिंक्ड जीन्स कहलाएंगे बेस्ड ऑन द रिजल्ट। और यहाँ पर जो बॉडी कलर के जीन है, चाहे Y+Y वाले की बात कर लो, चाहे आई कलर में W+W वाले की बात करो, ठीक है, ऐसे जीन्स को क्या बोलोगे? टाइटली लिंक्ड, ठीक है। इनके बीच में, इनके बीच में दूरी बहुत कम है, दैट इज वाई टाइटली लिंक्ड। इन जीन्स के बीच में जो दूरी है, मान लो यहाँ पर आई कलर का जीन मौजूद है और यहाँ पर किसका जीन मौजूद है? विंग साइज का मौजूद है, इनके में दूरी ज्यादा है तो लूजली लिंक्ड, ठीक है, क्योंकि ये सारा खेल डिस्टेंस का है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? तो आपको क्रॉस 2 परफॉर्म करके देख सकते हो बेटा। क्रॉस 3 हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, क्रॉस 3 हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। चाहो तो मैं आपको रिजल्ट बता सकती हूँ आपके उसके लिए। क्रॉस 3 का रिजल्ट क्या है बेटा? क्रॉस 3 का रिजल्ट देखो क्या है। क्रॉस 3 का रिजल्ट है 61.5% पेरेंटल और 38.5% रिकॉम्बिनेंस बन रहे थे। रिकॉम्बिनेंस बन रहे हैं, दैट मीन्स इनकम्प्लीट है, कंप्लीट तो नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज है। अब उससे ज्यादा बन रहे हैं, इससे थोड़ा और ज्यादा बन रहे हैं ना, दैट मीन्स
अब इनके जो जीन्स हैं वो थोड़ा और दूर हैं, ये भी क्या कहलाएंगे बेटा, लूजली लिंक्ड जीन। क्या कहलाएंगे, लूजली लिंक्ड। जैसे आप देख सकते हो, अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, एनसीईआरटी। ठीक है, तो आओ फटाफट एनसीईआरटी रीड करते हैं। मॉर्गन ने बहुत सारा डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था ड्रोसोफिला में, जिसमें से हमें 3 क्रॉस पर्टिकुलरली पढ़ने हैं, ये जानने के लिए कि जीन्स सेक्स लिंक थे। डेफिनेटली, क्योंकि जो कैरेक्टर्स इन्होंने इस्तेमाल किया था वो एक सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद था जिसका नाम एक्स क्रोमोसोम था। ठीक है, नेक्स्ट, the crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by Mendel in peace, because dihybrid cross तो बेटा वही होगा चाहे मटर पे किया हो चाहे मक्खी पे किया हो। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडी वाले को हाइब्रिडाइज, येलो बॉडी और वाइट आई वाले फीमेल को हाइब्रिडाइज किया ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल के साथ। यही किया हमने, कॉपी खोल करके देख सकते हो। और इंटरक्रॉस्ड देयर F1 प्रोजनी, फिर F1 प्रोजनी को इंटरक्रॉस कर दिया। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो दो जीन्स थे दे डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। कैसे इनको पता चला सेग्रीगेट नहीं किया, क्योंकि 50-50% आया ही नहीं। पेरेंटल बहुत ज्यादा बन रहे थे, रिकॉम्बिनेंट बहुत कम बन रहे थे। ये पेरेंटल का बहुत ज्यादा बनना, रिकॉम्बिनेंट का कम बनना, यही दर्शाता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं चली है प्रॉपरली। ठीक है, और इनका जो रिजल्ट था वो भी 9:3:3:1 से डेविएट कर रहा था। ठीक है, अगर 9:3:3:1 आ जाता तो तुम्हें समझ में आ जाता लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चल रहा है। ऐसा नहीं आ रहा था, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट के रेशियो में बहुत फर्क आ रहा था, तो समझ में आ गया यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं चल रही है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये हमने देख लिया, एंड सॉ क्विकली दैट जब जो जीन्स को डाइहाइब्रिडाइज करो on situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental gene type. Non-parental को क्या बोलते हैं बेटा, recombinants। तो पेरेंट का प्रपोर्शन हमेशा रिकॉम्बिनेंस से ज्यादा ही बनता है, किसके लिए, लिंक्ड जीन्स के लिए, या आप कह सकते हो वहां जहां पर लिंकेज एग्जिस्ट करती हो। और जहां पर लिंक जीन्स या लिंकेज का फिनोमिना होगा वहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं मिलेगी, रिजल्ट भी 9:3:3:1 से डेविएट करेगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड, ये सब क्यों हो पाया, ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स जिनको लिंकेज कहा गया है, और यही है बेटा जिन्होंने टर्म दी है लिंकेज की। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेशन का डेफिनेशन, कि जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। मॉर्गन और उनके ग्रुप ने ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स सम जीन्स वर टाइटली लिंक्ड। ठीक है, ये कैसे पता चला, क्योंकि दे वर शोइंग वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। किसमें, 1.3% वाला एग्जाम्पल, सेम क्रोमोसोम पर थे किसके जीन्स, बॉडी कलर के जीन्स और आई कलर के जीन्स, दे वर सो टाइटली लिंक्ड कि रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बहुत कम आई। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, while others were loosely linked। क्यों लूजली लिंक्ड कह पा रहे हैं, क्योंकि हायर रिकॉम्बिनेशन आया ना, किसमें हायर रिकॉम्बिनेशन आया था, सेकेंड क्रॉस में और थर्ड क्रॉस में। ठीक है, जो ये दर्शाते हैं उनके जीन्स थोड़ा दूर दूर है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स व्हाइट एंड येलो, ये सब हम पढ़ चुके हैं, किसी में 37.2 आया, किसी में 1.3%। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, उनके एक स्टूडेंट थे बेटा, उनके एक रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने क्या किया था, उनका नाम क्या था, देखो एल्फ्रेड स्टूटवेंट। इन्होंने क्या किया, जो मॉर्गन जी ने अपने रिजल्ट में परसेंटेज बताया था ना, किसका परसेंटेज, रिकॉम्बिनेंस का, कि रिकॉम्बिनेंस का फ्रीक्वेंसी कितना है आने का। ठीक है, उसका इस्तेमाल किया किस चीज को मैप करने में। देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फ्रेड स्टूटमेंट यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मतलब परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंस बिटवीन जीन पेयर्स
ऑन द सेम क्रोमोसोम, और इन परसेंटेज को इस्तेमाल करके क्या बताया कि दो जीन्स कितनी दूरी पर प्रेजेंट हैं। दो जीन्स के बीच में दूरी नाप दी, जैसे हम दो जगहों के बीच में दूरी नहीं नाप देते, गूगल मैप से जाते हैं तो गूगल मैप क्या दिखाता है, दो जगह के बीच में डिस्टेंस कम कितना है। सिमिलरली क्रोमोसोमल मैपिंग बताने वाले यही थे। तो आओ पढ़ते हैं बेटा, व्हाट इज क्रोमोसोमल मैपिंग। तो इस क्रोमोसोमल मैपिंग को हम जेनेटिक मैपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है, 3 लाइन आपने देखी, उतनी ही हम पढ़ेंगे अपने काम के लिए। तो ये किसने दिया था, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन जी, तो उनका नाम क्या था, अल्फ्रेड स्टूडेंट, अल्फ्रेड स्टूडेंट। क्या किया इन्होंने, ही यूज्ड frequency of recombinance, frequency of recombinance, या आप कह सकते हो परसेंटेज recombinance, and mapped the distance between two genes, and mapped the distance between two genes present on same chromosome, present on सेम क्रोमोसोम, क्योंकि हम सेम क्रोमोसोम पर जीन्स की बात कर रहे हैं बेटा, उनके बीच में डिस्टेंस बता पाओगे। ठीक है, कैसे किया, इन्होंने बोला कि अगर दो जीन्स के बीच में 1% रिकॉम्बिनेंस आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दो जीन्स के बीच में 1% रिकॉम्बिनेंस आ रहा है, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज 1 मैप यूनिट और 1 सेंटीमॉर्गन। जैसे यार हम आप बताते नहीं हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बताते हो, 900 मीटर दूर पर है तो मीटर किलोमीटर को डिस्टेंस बताने के लिए इस्तेमाल करता है ना, यूनिट्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जीन्स के डिस्टेंस बताने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है, मैप यूनिट होती है। अगर तुम प्रोकैरियोटिक जीन्स की स्टडी कर रहे हो फॉर प्रोकैरियोट्स, और सेंटीमॉर्गन इस्तेमाल करते हो फॉर यूकैरियोट। ठीक है, सीएम का फुल फॉर्म चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेंटीमीटर भी नहीं है, सेंटीमॉर्गन है। क्या है, सेंटीमॉर्गन। मॉर्गन जी को थोड़ी वो दिया है, कहते हैं ना आप किसी के ऑनर में, ये से समझ लो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो जीन्स के बीच में आपने क्रॉस वगैरह कराया, क्रॉस वगैरह कराने के बाद आपको 5% रिकॉम्बिनेंस मिल रहे हैं, क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि जो जीन्स के बीच में आपने क्रॉस कराया उसके बीच की दूरी कितनी है, 5 मैप यूनिट, या आप क्या बोलोगे 5 सेंटीमॉर्गन। ठीक है जी, यस। अब हमें सबका परसेंटेज तो बताइए, किसका किसका परसेंटेज बताए, हमें पता है 1.3%, 1.3% का मतलब 1.3 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। ठीक है, ड्रोसोफिला यूकैरियोट है ना, इसलिए सेंटीमॉर्गन लिख रहे हैं। ये परसेंटेज कब आया था बेटा, ये परसेंटेज आया था क्रॉस 1 में, है ना, क्रॉस 1 का परसेंटेज है ये। और क्रॉस 1 किसके किसके बीच में परफॉर्म किया गया था, क्रॉस 1 परफॉर्म किया गया था बेटा बॉडी कलर एंड आई कलर, बॉडी कलर एंड आई कलर, एंड आई कलर। जीन्स भी लिख लो, आई कलर के लिए W+W, बॉडी कलर के लिए Y+Y। दूसरा जो क्रॉस किया गया था उसमें जो रिजल्ट आया था 37.2%। 37.2% का मतलब क्या है, दो जीन्स के बीच में कितनी दूरी है, 37.2 सेंटीमॉर्गन। कौन से दो जीन्स के बीच की दूरी है, वो जीन्स जो आई कलर को कंट्रोल करते हैं, आई कलर को कंट्रोल करते हैं एंड विंग साइज को कंट्रोल करते हैं। फटाफट एलील्स लिख लो, M+M, और आई कलर के लिए W+W। ठीक है, नेक्स्ट
तीसरा क्रॉस वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है, तो समझ में तब आएगा। 38.5%, 38.5% का मतलब क्या है? 38.5 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। और ये दूरी के कौन से दो जीन्स के बीच में है? बॉडी कलर वाले जीन्स में, बॉडी कलर वाले जीन्स में एंड विंग साइज वाले जीन्स में। अब बॉडी कलर के लिए दो जो जीन्स है Y+Y, और विंग साइज के लिए M+M। तो हम चाहें तो ये सारे जीन्स की मैपिंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये देखो, कौन से क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं? एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो एल्फ्रेड स्टूडेंट ने परसेंटेज का इस्तेमाल करके डिस्टेंस बता दिया। अब देखो प्लॉटिंग कैसे करते हैं, मैं आपको बताती हूँ बेटा। जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है ना, उसको सबसे पहले लिखते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस किसके किसके बीच में आ रहा है? अब देखो तुम जीन्स एलील्स में कोई भी ले सकते हो बेटा, हम जीन्स के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एलील इट कैन बी डोमिनेंट और रेसेसिव, कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैंने डोमिनेंट वाला लिख लिया, तो बॉडी कलर के लिए Y+ इस्तेमाल कर लेती हूँ और विंग साइज के लिए M+ इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो कितना है? 38.5 सेंटीमॉर्गन। क्रोमोसोमल मैपिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि जिन जीन्स के बीच में तुम मैपिंग कर रहे हो उनका रिजल्ट तो तुम्हें पता ही है। तो सबसे पहले वो डिस्टेंस मैप कर दो, वो डिस्टेंस प्लॉट कर दो जो सबसे बड़ा आया है। अब तुमने सबसे बड़ा प्लॉट कर दिया तो इसे छोटे की तरफ चलो। छोटा क्या है? 37.2। 37.2 किसके किसके बीच में है? W+ और M+। M+ की प्लॉटिंग तुमने ऑलरेडी कर चुकी है एक्सट्रीम एंड पे। अब मैं अगर W+ करूं यहां पर, सोचना अगर करती हूं 38.5 इतना बड़ा है तो 37.2 इतना ही छोटा होगा? नहीं, दैट मीन्स मैंने प्लॉटिंग गलत की है। तो ये थोड़ा Y+ के तरफ होगा, यहां पर होगा कहीं फॉर एग्जाम्पल W+, ठीक है। फिर ये जो डिस्टेंस आएगी तुम्हारी कितनी है बेटा? 37.2 सेंटीमीटर। अगर तुमने जीन्स की प्लॉटिंग सही की है तो तीसरा वाला तुम्हारा माइनस करके निकल जाएगा। इसमें कोई गणित मतलब कोई बायोलॉजी है, बॉटनी है नहीं, तो कॉमन सेंस है बेटा। ये तुम करते भी होगे। इतना स्केल है 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का, बताओ कितना बचा? ठीक है, तो ये कितना बचा? 1.3 सेंटीमॉर्गन। किसके बीच में आया? Y+ और W+ के बीच में। क्रॉस चेक करो, क्या Y+ और W+ के बीच में 1.3% ही था? 1.3 सेंटीमॉर्गन था? यस, दैट मीन्स तुमने प्लॉटिंग बिल्कुल सही की, बिल्कुल सही की। तो दिस इज हाउ परसेंटेज का इस्तेमाल करके दो जीन्स के बीच में दूरी बता सकते हैं। उसके बाद उन डिस्टेंस का इस्तेमाल करके पोजीशंस भी मैप किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग और इसी को बोलते हैं जेनेटिक मैपिंग, जो एनसीईआरटी में बताया गया है। क्लियर है? यस। ओके, अब आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। जो मैप यूनिट है जीन A एंड B की, ठीक है, A एंड B की वो 4 यूनिट है, B एंड C की 2 यूनिट है, C एंड D की 8 यूनिट है। Which of these genes pair will show more recombination frequency? ठीक है, जितना ज्यादा परसेंटेज रिकॉम्बिनेंस का उतना ही तो ज्यादा उसका डिस्टेंस आ रहा था। यहाँ पर 8 मैप यूनिट्स आने का मतलब क्या है? 8% रिकॉम्बिनेशन है। यहाँ पर 2 मैप यूनिट आने का क्या मतलब है बेटा? यहाँ पर 2% रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर 4 मैप यूनिट आने का मतलब क्या है बेटा? क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज कितना आया है? 4%, ठीक है। तो जहां पर परसेंटेज ज्यादा है बेटा वहीं पर तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसका, ठीक है। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा कब होता है बेटा? सब कुछ पढ़ाया गया है। रिकॉम्बिनेशन, ये ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है ना, डिस्टेंस वहीं ज्यादा आता है जहां पर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ हो, और जहां पर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा वहां पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। दैट मीन्स लिंकेज उतनी। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के साथ कवर किया है। फिर हम मिलेंगे
कुछ और क्वेश्चन पर चर्चा करने के लिए और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। आपका काम है बेटा यहाँ तक पढ़ करके आइए, बिकॉज आप पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं, है ना। तो आपको रिवाइज करते रहना है। एनसीईआरटी तो हम साथ साथ पढ़ा ही रहे हैं जहाँ कॉम्प्लेक्स हो, सो दैट वो एनसीईआरटी आपकी मक्खन की तरह हो जाए और उसको आप अच्छे से लिख सको उसका इस्तेमाल करके अपने आंसर्स। ठीक है, नोट्स बनाते रहना, ठीक है, और नोट्स रिवाइज करके आना, और जब नेक्स्ट टॉपिक में के लिए आओ तो नोट्स अपने साथ प्रिपेयर्ड हो और रिविजन करके आओ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।